Good morning, Namaste, Jai Hind. Welcome back. So, guys, the discussion related with Hitler, मतलब हिटलर का उदय कैसे, मतलब हिटलर कैसे पावर में आया, कैसे उसने जर्मनी को सेकेंड वर्ल्ड वॉर में पहुंचा, उसके बाद सेकेंड वर्ल्ड वॉर एंड हुआ, हिटलर ने सुसाइड किया मई 1945 में, जर्मनी के लिए सेकेंड वर्ल्ड वॉर एंड हो गया. ऑल दिस काइंड ऑफ एलिमेंट्स वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड. अब इन सारे एलिमेंट्स को डिस्कस करने के बाद जो बचे हुए पॉइंट्स हैं जो इस चैप्टर से रिलेटेड, उनके बारे में हम डिस्कशन नहीं करेंगे क्योंकि आरबीएससी ने इन सारे पॉइंट्स को रिमूव कर दिया है. अब जो रिमेनिंग पॉइंट्स हैं हम सिर्फ उनके बारे में डिस्कशन करेंगे, मतलब इससे आगे कोई भी पॉइंट अब अपने सिलेबस में नहीं है. इज दैट क्लियर? तो अब हम जो सेकंड पॉइंट है वो शुरू करेंगे, मतलब जो सेकंड पार्ट है आपकी बुक का, हिस्ट्री का, दैट वी आर गोइंग टू स्टार्ट हियर. ओके, एंड दैट इज रिलेटेड विद चैप्टर 4. ओके, वैसे इसमें चैप्टर 4, 5, 6 3 चैप्टर्स को इंक्लूड किया गया है. तो चैप्टर 4 का डिस्कशन आज हम यहाँ इस वीडियो में करने वाले हैं. एंड चैप्टर 4 इज द फॉरेस्ट एंड कॉलोनियलिज्म. ओके, मतलब फॉरेस्ट सोसाइटी और जो कॉलोनीज में है ना उसके बारे में यहाँ पे डिस्कशन होगा. ओके, वैसे यहाँ पे फॉरेस्ट सोसाइटी लिखना चाहिए था, फॉरेस्ट सोसाइटी एंड कॉलोनीज. तो इंडिया में मतलब अपन अपने चारों जो भी देखते हैं, डेस्क, टेबल, डोर, बुक, ओके, द चॉकलेट का जो रैपर होता है, ओके, तो जो सेलोफेन रैपर होता है चॉकलेट का, door, window, different kind of things are there around us. Okay, and all these kind of things, but man with wood, इन सब का कंस्ट्रक्शन, इन सबको बनाने में लकड़ी को काम में लिया गया है. और ये जो लकड़ी है ना, ये लकड़ी कहाँ से मिलती है? जंगलों से. ओके, तो यहाँ पे आज हमारा जो टॉपिक है ना वो फॉरेस्ट सोसाइटी और कॉलोनीज को लेकर है. मींस हाउ द प्रोसेस ऑफ डिफॉरेस्टेशन स्टार्टेड इन इंडिया विद द स्टार्टिंग ऑफ कॉलोनाइजेशन. यानी जैसे इंडिया में कॉलोनाइजेशन की शुरुआत होती है, इस कॉलोनाइजेशन की शुरुआत के बाद कैसे इंडिया में धीरे धीरे डिफॉरेस्टेशन की प्रोसेस होती है, कि क्यों हुआ, इसका रीजन क्या था, ऑल दिस काइंड ऑफ थिंग्स वी आर गोइंग टू डिस्कस. यानी इन सब के पीछे कारण कौन कौन से थे. देखो, इंडिया में जब भी हम बात करते हैं तो फ्रॉम 1700 टू 1995 कॉमन है. नियर बाय 9.3% part of the land, or we can say that 9.3% part of forest being disappeared. यानी इसमें लगभग 9.3% पार्ट 1700 से 1995 कॉमन एरा का जो पीरियड है, मतलब जिसको हमने यहाँ पे कहा है इंडस्ट्रियलाइजेशन. ओके, द पीरियड ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन. इस इंडस्ट्रियलाइजेशन के पीरियड में 1700 से 1995 कॉमन एरा में 9.3% पार्ट जो है किसका, फॉरेस्ट का, वो डिसअपीयर हुआ. और इसी प्रोसेस को हम यहाँ पे आगे डिस्कस करने वाले हैं. मतलब सिंपल सी बात है कि हम जंगलों की जो कटाई हुई है, उनको जो हटाया गया है, जो कटिंग ऑफ वुड है, उसके बारे में डिस्कशन करने वाले हैं. तो हमारा जो फर्स्ट पॉइंट रहेगा दैट इज डिफॉरेस्टेशन. ओके, और अब ये डिफॉरेस्टेशन क्यों हुआ, इसी के बारे में हम डिस्कस करेंगे. द पॉइंट इज व्हाई डिफॉरेस्टेशन. ओके, व्हाई deforestation. So the first thing is, what is deforestation? Why deforestation में सबसे पहले ये समझना है कि deforestation क्या होता है. तो देखो, deforestation को सिंपल से वर्ड में यदि हम समझे तो deforestation का मतलब होता है cutting of woods. ओके, cutting of forest. यानी हम ये भी कह सकते हैं कि यदि जंगल गायब हो रहा है तो deforestation है, मतलब हम जंगलों की कटाई कर रहे हैं, उनको काट रहे हैं. तो ये जो प्रोसेस है जिसमें हमने पेड़ों को काटा है, फॉरेस्ट को हमने कट किया, दैट इज डिफॉरेस्टेशन. तो यहाँ पे डिफॉरेस्टेशन का सिंपल सा मतलब क्या होगा, डिस
appearance of forest. Okay, so deforestation means disappearance of forest, यानी जंगल जो गायब हो रहे हैं उसी को deforestation की कैटेगरी में लिया जाता है. So disappearance of forest is known as deforestation. अब बात ये आती है कि deforestation हुआ क्यों, means the reasons of deforestation. Okay, the reasons of deforestation is this deforestation के पीछे कारण क्या है. So guys, the first major thing, or we can say that the first major cause responsible for this process of deforestation is demand of food grain. Okay, actual में होता क्या है, यदि हम इंडिया की बात करें then 1600 common era nearby 1/6 part, approximately 1/6 part of Indian land was under agricultural activity. ओके, यानी यहां तक सिर्फ 1/6 पार्ट ही एग्रीकल्चर के अंडर है, बाकी जो पार्ट है वो पास्चर लैंड के रूप में, चारागाह भूमि के रूप में या फिर फॉरेस्ट लैंड के रूप में, जंगलों के रूप में पड़ा हुआ है. ठीक है, यहां से इसके बाद अब आपको पता होगा ब्रिटिशर्स की और जो फॉरेनर्स की एंट्री है वो इंडिया में 1600 कॉमन एरा के बाद से होती है. तो यहां से धीरे धीरे इस लैंड का जो यूज है, उसके लैंड यूज का जो पैटर्न है वो बदलता है. ओके, एंड आफ्टर दैट द प्रोसेस ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन स्टार्टेड. Okay, and in this way the population started to increase. Okay, and increase in population. तो सबसे पहला रीजन क्या रहा? As the population increased, the demand of food grain products, the demand of food grain also increased. पॉपुलेशन बढ़ी तो फूड ग्रेन की डिमांड भी बढ़ी, और यहाँ पे जो डिमांड बढ़ी है, इस डिमांड के बढ़ने की वजह से ही डिफॉरेस्टेशन की प्रोसेस की शुरुआत हुई. कैसे? जस्ट बिकॉज टू फुलफिल दिस डिमांड, द इंक्रीजिंग डिमांड ऑफ फूड ग्रेन प्रोडक्ट्स, द फॉरेस्ट लैंड वाज कन्वर्टेड इनटू कल्टिवेटेबल लैंड. Okay, the forest land was converted into cultivatable land. भाई सिंपल सी बात है, जब हम बात करें डिफॉरेस्टेशन की, कि डिफॉरेस्टेशन की प्रोसेस जो है वो इंडिया में कब से शुरू होती है, तो डिफॉरेस्टेशन की प्रोसेस इंडिया में 1600 कॉमन एरा के बाद से शुरू होती है. क्योंकि 1600 कॉमन एरा के बाद इंडिया में पॉपुलेशन इंक्रीज होना शुरू होता है. ओके, और इसी टाइम यानी कॉलोनियल पीरियड में जब पॉपुलेशन इंक्रीज होता है, देन डिमांड ऑफ फूड ग्रेन प्रोडक्ट्स आल्सो इंक्रीज. तो फूड ग्रेन प्रोडक्ट की जो डिमांड इंक्रीज होती है, इस डिमांड को पूरा करने के लिए फॉरेस्ट को, जंगलों को कट किया जाता है और उन लैंड को कल्टिवेटेबल लैंड में कन्वर्ट किया जाता है. ये सबसे पहला रीजन है, इंक्रीज इन डिमांड ऑफ फूड ग्रेन प्रोडक्ट्स. और ये किसकी वजह से बढ़ता है? इंक्रीज इन पॉपुलेशन, यानी जैसे जनसंख्या बढ़ती है तो जनसंख्या की जो डिमांड है फूड ग्रेन प्रोडक्ट की, उसको पूरा करने के लिए बाद में धीरे धीरे प्रोडक्ट्स जो है, मतलब जो जो कल्टिवेटेबल जो लैंड है उसकी जो साइज है उसको भी बढ़ाया जाता है. और ये साइज बढ़ेगी कहाँ से? सिंपल सी बात है, लैंड तो फिक्स है, तो इस वजह से इस साइज को बढ़ाने के लिए जो फॉरेस्ट है, जंगल है, उनको कट किया जाता है. ओके, और उनको कट करके उनकी जगह पे खेती करना शुरू कर दिया जाता है. सो द फर्स्ट रीजन रिस्पांसिबल फॉर द प्रोसेस ऑफ डिफॉरेस्टेशन इज इंक्रीज इन डिमांड ऑफ फूड ग्रेन प्रोडक्ट्स. क्लियर हुआ? तो सबसे पहला कारण कि भोजन की डिमांड बढ़ना है ना, मतलब खाने के लिए जो भी अनाज काम में लिया जाता है उसकी डिमांड बढ़ना सबसे पहला रीजन था. ओके, नाउ द नेक्स्ट पॉइंट. As the process of industrialization started during the 18th century, okay, and India was under the control of Britishers. 18th century के सेकंड हाफ से इंडिया धीरे धीरे ब्रिटिशर्स के कंट्रोल में आ जाता है. मतलब ब्रिटिशर्स जो पहले एज ए ट्रेडर आते हैं वो धीरे धीरे इंडिया को
अपने कंट्रोल, मतलब इंडिया का एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल वो अपने हाथों में ले लेते हैं। ओके, एंड ड्यूरिंग दिस colonial period they increase the production of commercial crops. Okay, the production of commercial crops like sugarcane, cotton. Okay, the production of commercial crops like sugarcane, cotton, wheat. Okay, sugarcane, cotton and wheat was increased, means Britishers gave encouragement to the production of commercial crops like sugarcane, cotton and wheat. Okay, अब इनका प्रोडक्शन क्यों बढ़ा, यानी सबसे पहला रीजन जो हमने यहाँ पे पढ़ा है दैट इज इंक्रीज इन डिमांड। और ये डिमांड क्यों बढ़ रही है उसका रीजन हमारे सामने यहाँ से निकलेगा कि ब्रिटिशर्स जो है उन्होंने कमर्शियल क्रॉप्स के प्रोडक्शन को इंक्रीज किया, उसको बढ़ावा दिया शुगर केन, कॉटन और व्हीट प्रोडक्शन में। अब एक्चुअल में क्या था, द प्रोसेस ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन स्टार्टेड इन ब्रिटेन एंड इन दिस वे द नंबर ऑफ इंडस्ट्रीज इंक्रीज्ड। ओके, नंबर ऑफ इंडस्ट्रीज इंक्रीज तो सिटीज का डेवलप होना भी शुरू होता है, मतलब एज द अंडर द प्रोसेस ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन सिटीज वर डेवलप्ड, शहर बढ़ते हैं, देन नंबर ऑफ पीपल लिविंग इन सिटीज वर इंक्रीज्ड, मींस द पॉपुलेशन ऑफ सिटीज इंक्रीज इन यूरोप, इंग्लैंड। ओके, तो इंग्लैंड में, यूरोप में शहरों में रहने वाले लोगों की संख्या बढ़ती है, ठीक है। तो वहां उनकी डिमांड को पूरा करने के लिए, मींस टू मीट देयर फूड इंक्रीजिंग फूड एंड डिमांड दे नीड व्हीट एंड अलोंग विद दैट टू प्रोवाइड रॉ मटेरियल, to the industries they need cotton। तो यहाँ पे कमर्शियल क्रॉप्स का प्रोडक्शन ब्रिटिशर्स ने बढ़ाया, क्यों बढ़ाया, क्योंकि ब्रिटेन में, इंग्लैंड में इंडस्ट्रियलाइजेशन की प्रोसेस की शुरुआत होती है और इस इंडस्ट्रियलाइजेशन की प्रोसेस की शुरुआत होने की वजह से शहरों में इंडस्ट्रीज बनती हैं और इन इंडस्ट्रीज में काम करने के लिए लोग गांवों से शहरों में जाते हैं। धीरे धीरे शहरों की जो सिटीज की पॉपुलेशन है, जनसंख्या, वो बढ़ना शुरू हो जाती है। अब ये जनसंख्या में नंबर ऑफ पीपल जब इंक्रीज होता है तो नंबर ऑफ पीपल इंक्रीज होने की वजह से उनकी खाने की डिमांड भी बढ़ती है, तो व्हीट मतलब खाने के लिए चाहिए। दूसरा कॉटन और शुगर केन जो है वो इंडस्ट्रीज के लिए, शुगर इंडस्ट्री के लिए, कॉटन इंडस्ट्री के लिए जो कॉटन यानी एज अ रॉ मटेरियल जो रिक्वायरमेंट थी उसको पूरा करने के लिए भी ब्रिटिशर्स ने कमर्शियल क्रॉप्स के प्रोडक्शन को बढ़ावा दिया। और इस बढ़ावा देने की वजह से हुआ क्या कि प्रोडक्शन एरिया जो है, प्रोडक्शन एरिया ऑफ कॉटन एंड शुगर केन वाज इंक्रीज्ड। और ये जो प्रोडक्शन एरिया यहाँ पे इंक्रीज हुआ था, ये एक्चुअल में बात हम ये कर रहे हैं कि प्रोडक्शन एरिया बढ़ेगा कैसे। तो बढ़ने का सिंपल सा मेथड है कि प्रोडक्शन एरिया बढ़ाने के लिए जंगलों में से जमीन को कल्टीवेटेबल लैंड में कन्वर्ट करने के लिए जंगलों को कट किया जाए। सो नाउ द फर्स्ट थिंग और द फर्स्ट रीजन रिस्पांसिबल फॉर द कटिंग ऑफ फॉरेस्ट, और वी कैन से दैट फॉर डिफॉरेस्टेशन, एंड डिफॉरेस्टेशन का, जंगलों को काटने का सबसे पहला कारण क्या था, दैट वाज द increase in demand of commercial crops like sugarcane, cotton and wheat. Is that clear? Okay, now after that the next point, मतलब second point. The first point is increase in demand of commercial crops, so the production of commercial crops like sugarcane, wheat and cotton started to increase. Okay, अब इसमें जो sugarcane है और कॉटन है वो इंडस्ट्रियल रॉ मटेरियल के लिए चाहिए, और जो व्हीट है उसका प्रोडक्शन ज़्यादा किया गया क्योंकि सिटीज़ की जो पॉपुलेशन बढ़ रही थी उनकी फूड ग्रेन डिमांड्स को भी यहाँ पे पूरा किया जाना जरूरी था। तो ये सारे मतलब ये फर्स्ट पॉइंट है जो आपको यहाँ पे याद रखना है डिफॉरेस्टेशन के लिए रिस्पांसिबल रीजंस में। ओके, नाउ द सेकंड पॉइंट, अकॉर्डिंग टू द ब्रिटिश गवर्नमेंट द फॉरेस्ट वर unproductive. Okay, so it was necessary to make this region productive, by converting this land into cultivatable land। ओके, देखो सेकंड रीजन क्या था भाई, डिफॉरेस्टेशन की प्रोसेस यहाँ पे क्यों बढ़ी। तो डिफॉरेस्टेशन की जो प्रोसेस थी उसको बढ़ने में एक और पॉइंट यहाँ पे आपको जो माइंड में रखना है वो ये था कि जो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन
एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स का प्रोडक्शन जो है वो इसलिए बढ़ा क्योंकि ब्रिटिश गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग टू दी ब्रिटिश गवर्नमेंट द फॉरेस्ट रीजन वर अनप्रोडक्टिव, मतलब जंगलों का जो एरिया है वो अनप्रोडक्टिव है। कैसे? क्योंकि इस रीजन में ब्रिटिश गवर्नमेंट को रेवेन्यू नहीं मिलता। Okay, so according to the colonial government, according to the British government, this unproductive region should be converted into cultivatable land so that the government would be able to get land revenue। यानी गवर्नमेंट को इस अनप्रोडक्टिव रीजन को प्रोडक्टिव बनाना था। वैसे सिंपल सी बात है कि जंगल थे, जंगलों में कोई प्रोडक्शन नहीं होता, इस वजह से गवर्नमेंट को जंगलों से कोई भी रेवेन्यू, कोई इनकम नहीं होती। अब यदि वहां पे खेती होती है तो उसके ऊपर गवर्नमेंट टैक्स लगाएगी, लगान वसूल करेगी, और ये जो लैंड रेवेन्यू जो है, भू राजस्व जो है, इससे गवर्नमेंट को इनकम होगी। तो गवर्नमेंट के लिए ये लैंड, यानी जब तक वो जंगल है, गवर्नमेंट के लिए अनप्रोडक्टिव है, क्योंकि जंगल में कोई भी ऐसा प्रोडक्शन नहीं होता जिसके ऊपर गवर्नमेंट टैक्स लगा सके। तो गवर्नमेंट ने प्लान बनाया टू कन्वर्ट दिस लैंड एज एन प्रोडक्टिव लैंड फ्रॉम अनप्रोडक्टिव लैंड। तो प्रोडक्टिव यानी उत्पादन देने वाली कैसे बना जाए, इस लैंड को एग्रीकल्चरल लैंड में कन्वर्ट कर दिया जाए। सो इन दिस वे लार्ज साइज कल्टिवेटेबल लैंड बनाने के लिए लार्ज साइज कटिंग ऑफ ट्रीज जो है ना वो यहाँ पे शुरू होता है, मतलब डिफॉरेस्टेशन की प्रोसेस बड़े स्तर के ऊपर यहाँ से शुरू हो जाती है। तो एक रीजन ये भी है कि ब्रिटिश गवर्नमेंट अनप्रोडक्टिव लैंड को प्रोडक्टिव बनाना चाहती थी, एंड इन दिस वे द ब्रिटिश गवर्नमेंट स्टार्टेड टू कन्वर्ट द फॉरेस्ट लैंड इनटू कल्टिवेटेबल लैंड। Is that clear? तो फॉरेस्ट लैंड को कल्टिवेटेबल लैंड में कन्वर्ट करना भी एक रीजन था यहाँ पे इस पॉइंट के लिए। ओके, इसके अलावा और क्या रीजन हो सकते हैं? देखो, एक रीजन यहाँ पे किसका रहेगा? सबसे पहला रीजन है लैंड टू बी इम्प्रूव्ड। ओके, यानी हमने यहाँ पे दो पॉइंट्स पढ़े हैं, लैंड टू बी इम्प्रूव्ड, और लैंड टू बी इम्प्रूव्ड में सबसे पहला पॉइंट क्या रहा? कमर्शियल क्रॉप्स के प्रोडक्शन की डिमांड बढ़ना, और दूसरा पॉइंट क्या, मतलब रीजंस का डिस्कशन करें तो लैंड टू बी इम्प्रूव्ड फर्स्ट रीजन है, जिसमें सबसे पहला पॉइंट कमर्शियल क्रॉप्स की डिमांड बढ़ना, और इस डिमांड को पूरा करने के लिए जो लैंड एरिया जो है उसको बढ़ाया गया, फॉरेस्ट को कट किया गया। दूसरा पॉइंट, फॉरेस्ट रीजन गवर्नमेंट के लिए अनप्रोडक्टिव था क्योंकि यहाँ से गवर्नमेंट को कोई टैक्स नहीं मिलता। तो इस अनप्रोडक्टिव लैंड को प्रोडक्टिव लैंड में कन्वर्ट करने के लिए भी गवर्नमेंट ने धीरे धीरे एग्रीकल्चर एक्टिविटीज को इंक्रीज किया, उनको बढ़ावा दिया, फॉरेस्ट एरियाज को कट करना शुरू कर दिया। और इन दिस वे वी कैन से दैट द प्रोडक्शन एरिया इन इंडिया वाज इंक्रीज्ड till 6.7 million between 1880 to 1920, between 1880 to 1920, यानी 1880 से 1920 के बीच में ये जो एरिया जो है ना प्रोडक्शन का, ये लगभग 6.7 मिलियन हेक्टेयर बढ़ गया था। और ये किस वजह से हुआ था? गवर्नमेंट की इस स्कीम की वजह से कि अनप्रोडक्टिव लैंड को प्रोडक्टिव बनाया जाए, मतलब जंगलों को काट करके वहां पे खेती करना शुरू कर दिया जाए। अब जो सेकंड पॉइंट है दैट इज रिलेटेड विद द नेक्स्ट प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट, यानी रेलवे से जुड़ा हुआ है। एक्चुअली आप सब लोगों ने नोटिस किया होगा कि जब भी आप रेलवे ट्रैक पे जाते हो तो आप देखते हो कि रेलवे ट्रैक के नीचे सीमेंट के जो खंभे होते हैं वो लगाए जाते हैं। ओके, यानी प्लैंक्स लगाए जाते हैं। प्लैंक्स या खंभे, मतलब क्या होता है कि जो रेलवे ट्रैक बनता है ऐसे, उसके बीच में ऐसे सीमेंट के खंभे लगे हुए होते हैं टू होल्ड दीज रेल्स। रेल का मतलब पटरी होता है, तो यहाँ पे इन दोनों पटरियों को होल्ड करके रखने के लिए एक जगह पे इनके नीचे सीमेंट के खंभे लगाए जाते हैं। तो जब यहाँ पे इंडिया में सबसे पहले रेलवे ट्रैक का कंस्ट्रक्शन शुरू हुआ था, उस टाइम यहाँ पे जो वुडन स्लीपर्स है, मतलब जो लकड़ी के जो बड़े बड़े जो लट है उनको यूज किया गया था। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे जो सेकंड पॉइंट रहेगा वो है स्लीपर्स फॉर रेलवे ट्रैक। ओके, स्लीपर्स फॉर रेलवे ट्रैक, सॉरी, स्लीपर्स फॉर रेलवे ट्रैक। ओके, अब इसमें देखो दो पॉइंट्स हैं,
मतलब यहाँ पे ब्रिटेन को लकड़ी की डिमांड जो है ना उसकी बात कर रहे हैं। सबसे पहली बात, ओक फॉरेस्ट started to decline in England. Okay, or we can say that the availability of oak tree, ओक एंड ट्री का जो पेड़ होता है उसकी जो अवेलेबिलिटी है वो धीरे धीरे कम हो गई ब्रिटेन में। देखो सीधी सी बात है कि जब ज्यादा से ज्यादा पेड़ों को काटा गया तो वहां पे अवेलेबिलिटी ऑफ ओक ट्री धीरे धीरे कम हो गई, मतलब अवेलेबिलिटी ऑफ ड्यूरेबल टिम्बर was now decreased in Britain. Okay, and this durable timber was generally used for construction of ships. Okay, तो यहाँ पे जो ships हैं इनके कंस्ट्रक्शन में शिप कंस्ट्रक्शन में इसको यूज किया जाता है। और ये जो जहाज बनाए जाते हैं इन जहाजों में, इस जहाज को मजबूती देने के लिए जो लकड़ी काम में ली जाती है वो ओक ट्री की लकड़ी होती है। ओक फॉरेस्ट से मिलने वाली, मतलब जो ओक का पेड़ होता है उससे मिलने वाली लकड़ी जो होती है उसको यहाँ पे यूज किया जाता है टू कंस्ट्रक्ट द शिप फॉर द रॉयल नेवी ऑफ ब्रिटेन। तो आपको शायद पता होगा कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर से पहले तक ब्रिटेन हैज द मोस्ट पावरफुल नेवल फोर्स, यानी सबसे पावरफुल नेवल फोर्स जो था ना वो ब्रिटेन के पास में ही था, है ना। उसके बाद तो अमेरिका के पास में है। तो यहाँ पे सबसे पावरफुल जो नेवी है वो ब्रिटेन के पास में थी। तो इस रॉयल नेवी को मेंटेन करने के लिए, यानी इनके लिए जो जहाज बनाए जाते थे, फॉर दैट दे नीड ओक ट्री, बट ड्यू टू द डिक्रीज इन द ओक ट्रीज और ओक फॉरेस्ट इन Britain, there was a problem of durable timber. So in this way the Britishers started to search alternative of this durable timber। यानी ब्रिटेन में तो ड्यूरेबल टिम्बर, ड्यूरेबल का मतलब मजबूत टिकाऊ, तो मजबूत टिकाऊ लकड़ी जब ब्रिटेन में नहीं बची तो अब इन्होंने इसका ऑप्शन ढूंढना शुरू किया, इसका अल्टरनेटिव ढूंढना शुरू किया। और इसीलिए बहुत से लोगों को भेजा गया इंडिया में। ब्रिटिश ऑफिसर्स वर सेंट टू इंडिया टू फाइंड आउट द ड्यूरेबल टिम्बर, यानी इंडियन फॉरेस्ट में से इस ड्यूरेबल टिम्बर को फाइंड आउट करने की कोशिश की गई। और उसके बाद इंडियन फॉरेस्ट को कट करना शुरू कर दिया गया। And in this way supply of durable timber for the Royal Navy for construction of ships for the Royal Navy was started from India। यानी उसके बाद, यानी जब ब्रिटेन में पेड़ खत्म हो गए तो इन्होंने इंडिया के जो फॉरेस्ट उनमें से ओक ट्री को काम में लेना शुरू किया, यहाँ के पेड़ों को कट किया और उनकी जो लकड़ी थी उसको ब्रिटेन भेजा गया फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ शिप फॉर द रॉयल नेवी। तो रॉयल नेवी के जो जहाज थे उनको बनाने के लिए यहाँ से ड्यूरेबल टिम्बर, मजबूत टिकाऊ लकड़ी को भेजा जाता था ब्रिटेन, ताकि रॉयल नेवी के जो जहाज हैं, जो शिप हैं, उनका कंस्ट्रक्शन किया जा सके। दूसरा डिमांड है रेलवे ट्रैक का। Okay, so as we know that the first train started in India in 1853 from Mumbai to Thane। सबसे पहली ट्रेन इंडिया में मुंबई से ठाणे के बीच में चली थी। ओके, मुंबई टू ठाणे, ठाणे मुंबई के पास में एक शहर है। तो यहाँ से इस ट्रेन को शुरू किया गया था फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ रेलवे ट्रैक टू होल्ड दी रेलवे लाइन। ओके, यानी जो टू रेल्स होती हैं, दो पटरियां जो होती हैं, उनको होल्ड करने के लिए दे यूज्ड वुडन प्लैंक्स एज स्लीपर्स, मतलब उन्होंने वुडन स्लीपर्स को यूज किया ताकि बीच में लगा करके और उन ट्रेन की दोनों पटरियों को पकड़ के रखा जा सके। एंड फॉर दैट आल्सो इंडियन फॉरेस्ट वर कट, यानी यहाँ पे जंगलों को काटा गया, यानी यहाँ पे कटिंग ऑफ फॉरेस्ट जो है ना उसका एक रीजन कंस्ट्रक्शन ऑफ रेलवे ट्रैक भी है। ठीक है, तो इन रेलवे ट्रैक्स में जो स्लीपर्स थे, स्लीपर्स की रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए भी ब्रिटिश गवर्नमेंट ने यहाँ पे पेड़ों को काटना शुरू कर दिया। ओके, सो स्लीपर्स फॉर रेलवे ट्रैक वाज आल्सो अ रीजन रिस्पांसिबल फॉर दिस पॉइंट। ओके, सो इन दिस वे वी कैन से दैट इन कंस्ट्रक्शन ऑफ ईच माइल ऑफ रेलवे ट्रैक, एंड लगभग 1 मील रेलवे ट्रैक को कंस्ट्रक्ट करने में 1760 से 2000 स्लीपर्स की रिक्वायरमेंट है। ओके, मतलब 1853 के बाद इंडिया में जो रेलवे का कंस्ट्रक्शन शुरू हुआ था, रेलवे लाइंस का जो कंस्ट्रक्शन शुरू हुआ था, एक्चुअली रेलवे वाज कंसीडर्ड एज एन एसेंशियल पॉइंट फॉर द कॉलोनियल ट्रेड। यानी इंडिया में ट्रेड करने के लिए एक एसेंशियल पॉइंट माना गया रेलवे को। क्यों? क्योंकि इंडिया में जो
जो भी मतलब माइंस थे या जो फॉरेस्ट एरियाज थे, वहाँ से जो भी प्रोडक्ट निकाले जाते थे माइन से मानो, या फिर जो जंगलों से लकड़ी काटी जाती थी उनको हम मान सकते हैं, तो उनको लैंड रीजन से पोर्ट रीजन तक, मतलब बंदरगाह तक पहुंचाने के लिए उनको रेलवे ट्रैक की रिक्वायरमेंट थी, क्योंकि रेलवे के जरिए वो हैवी जो कमोडिटी है उसको आसानी से वहां तक पहुंचा सकते थे। तो यहाँ पे रेलवे ट्रैक में यहाँ पे स्लीपर्स जो लगाने के लिए भी रिक्वायरमेंट थी, अलॉन्ग विद दैट टू रन द रेलवे। यहाँ पे जो रेलवे लोकोमोटिव है, यानी जो रेल का इंजन है, उसको चलाने के लिए भी लकड़ी की जरूरत थी, क्योंकि वो कोयले से चलता था। भाप का इंजन जो स्टीम इंजन था उसको यूज किया गया था सबसे पहले टू रन द रेलवे लोकोमोटिव, और इसको स्टीम से चलाने के लिए वहां पे कोयले को यूज किया जाता, कोल को यूज किया जाता, और कोयला किससे बनता, लकड़ी को जलाकर उससे कोयला बनाया जाता था। तो ये जो कोल था वो यूज होता था फॉर रनिंग द रेलवे लोकोमोटिव। सो इन दिस वे द डिफॉरेस्टेशन प्रोसेस फर्दर इंक्रीज ड्यू टू द इंक्रीजिंग डिमांड ऑफ वुड, यानी यहाँ पे जो लकड़ी की डिमांड है वो बढ़ी, किसकी वजह से, रेलवे स्लीपर्स की वजह से, एंड अलॉन्ग विद दैट फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ 341 तो ये ड्यूरेबल टिम्बर की रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए भी इंडिया में डिफॉरेस्टेशन की प्रोसेस को ब्रिटिशर्स के द्वारा आगे बढ़ाया गया था। इज दैट क्लियर? तो गाइस यहाँ पे हम ये मान सकते हैं कि इंडिया में 1860 से लेकर 1890 तक लगभग 25,500 किलोमीटर रेलवे ट्रैक बिछाया गया था, यानी इन स्लीपर्स के जरिए। ठीक है, नहीं यहाँ पे कितने स्लीपर्स की रिक्वायरमेंट थी आप इसका कैलकुलेशन कर सकते हो, 1 बाय 1760 to 2000, मतलब आप ये मानो कि एक जो पेड़ है ना, मतलब एक पेड़ से 2 या 3 स्लीपर्स को बनाया जा सकता है। तो इतने सारे स्लीपर्स को बनाने के लिए कितने ट्रीज को कट किया गया होगा। ओके, तो 1860 to 1890 to 25,500 किलोमीटर रेलवे लाइन का कंस्ट्रक्शन हुआ था, एंड एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस मींस इन 1946 एंड इंडिपेंडेंस से जस्ट पहले यदि हम रेलवे लाइन की बात करें, यानी यहाँ तक रेलवे लाइन का कितना कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो चुका था, देन इट वाज नियर बाय 7,65,000 यानी इतने रेलवे लाइन का, इतने किलोमीटर्स में 7,65,000 किलोमीटर्स में रेलवे लाइन का कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो चुका था। इज दैट क्लियर? तो ये सारे पॉइंट्स एज अ रीजन हमें याद रखने हैं, रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोसेस ऑफ डिफॉरेस्टेशन इन द कंट्री। यानी जब हम बात करते हैं डिफॉरेस्टेशन प्रोसेस की, तो सबसे पहला पॉइंट क्या आता है, लैंड टू बी इम्प्रूव, जिसमें कमर्शियल क्रॉप्स की डिमांड बढ़ने की वजह से कल्टिवेटेबल लैंड को, मतलब खेती की योग्य जो लैंड है उसको जो जंगली जो भूमि है, फॉरेस्ट लैंड जो, उसको कल्टिवेटेबल लैंड में कन्वर्ट किया जाए, जिसमें शुगर केन, कॉटन और वीट का प्रोडक्शन बढ़ता है। इसके अलावा रॉयल नेवी के जो जहाज हैं उनको बनाने के लिए भी वुडन रिक्वायरमेंट, ड्यूरेबल टिम्बर की जो रिक्वायरमेंट है उसको इंडियन जंगलों के जरिए पूरा किया जाता है, और जो रेलवे ट्रैक्स है उनमें जो स्लीपर्स हैं, उन स्लीपर्स की रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए भी यहाँ पे इंडियन फॉरेस्ट के पेड़ों को काटा जाता है, उस लकड़ी को काम में लिया जाता है। सो गाइस, इन दिस वे the discussion related with fourth chapter, the beginning of the fourth chapter is going to meet here, is going to end here, and about the remaining things we'll discuss in the next one. So stay tuned for the next. Stay at your home, be safe, thank you very much, have a nice day. Jai Hind, Jai Bharat.